आपका यूनिक परिवार में स्वागत है। प्रकाश एवं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिकी में प्रकाश से संबंधित किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, उसको देखने से पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। तो जैसे प्रकाश की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं हम, कि उत्पत्ति के संबंध में जैसे कि प्रकाश किससे निकलता है और किससे प्रकाश नहीं निकलता है ना। तो प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे प्रतिदीप्त बोलते हैं वस्तु। क्या बोलते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो प्रकाश के 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं ना। प्रकाश किससे निकलता है और किससे नहीं निकलता है। तो एक टाइप का वस्तु तो ये हो गया कि जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है। अब प्रकाश ये समझ गए कि प्रकाश एक से निकलता है, तो ये बात हो गया, इसको बोल दिए प्रतिदीप्त वस्तु। ठीक है। दूसरा अप्रतिदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जब ऊर्जा का रूप है, साथ ही साथ ये सीधी सरल रेखा में गमन करती है। तो अगर प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन कर रही है और जा रही है, कोई ऐसा वस्तु उसको रास्ते में मिल गया जिससे प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक तो प्रकाश जिससे निकला और उसके बाद वो रास्ते में अगर जा रहा है, तो जाने के बाद क्या होगा, रास्ता में कोई ऐसा वस्तु उसको दिखेगा जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा, या तो उसको आर पार करते हुए आगे निकल जाएगा, या नहीं तो क्या होगा कि प्रकाश उससे टकराएगा और उसके आर पार नहीं कर पाएगा, या फिर ये होगा कि प्रकाश आएगा यहाँ पर उसमें टकराएगा, थोड़ा बहुत उधर भी जाएगा, थोड़ा बहुत इधर बिखर उखड़ जाएगा। ऐसा 3 कैसे हो सकता है ना, कि एक तो प्रकाश आर पार हो जाए, एक प्रकाश क्या हो जाए, आर पार नहीं हो, और एक है कि थोड़ा बहुत आर पार हो। तो अगर प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है तो उसको पारदर्शी बोलते हैं, और जिसमें प्रकाश साफे आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। और जिसमें थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि हमारे आँख की पलक, हम आँख बंद किए रहते हैं, कमरा में लाइट बंद होता है, क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि लाइट अभी बंद हुआ है, फिर आता है तो भी हमको पता चल जाता है कि आया है ना। हम अपने त्वचा पे अगर टर्च जलाते हैं तो मेरा चमकीला करके हमारा त्वचा दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा त्वचा क्या होता है, पारभासक। पारभासक मतलब क्या, पूरा प्रकाश नहीं निकलता है और पूरा उसका विरोध भी नहीं करता है, वो थोड़ी सी जाने देता है, थोड़ा सा रोक भी देता है। तो इस तरह की जो पारदर्शी अपारदर्शी के बीच की चीज़ें होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पारभासक बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया हो। अब सवाल आता है, जैसे कि हम समझे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रतिदीप्त कहते हैं। अप्रतिदीप्त के 3 रूप, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है। अब जिस चीज में, जिस विज्ञान के भाग में प्रकाश को पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। अब सवाल आता है, ये जो प्रकाशिकी है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्रकृति और गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी बात को और गहराई से समझे तो चीजें देखिए जैसे कैसे होता है। अब समतल एवं गोलीय सतह से प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला पड़ता है। अब समझिए, जैसे हम बोले कि अपारदर्शी वस्तु है, तो प्रकाश अगर ऐसे आया तो ऐसे टकरा के लौटेगा। अगर ये वस्तु अगर अपारदर्शी है तो अपारदर्शी ऐसा घटना घटेगा। अगर ये पारदर्शी है तो इधर से प्रकाश आया, इधर से चल गया। जैसे कि क्या, तो हवा आता है चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शीशा में आता है प्रकाश, सीधे चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वस्तु अपारदर्शी हो तो क्या होगा, अगर वस्तु अपारदर्शी तो ऐसे आएगा प्रकाश, ऐसे घूम करके जाएगा ना। तो इस तरह की जो घटना होते हैं इसे प्रकाश की परावर्तन। तो ये कब घटा, जब कोई रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ गई। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझे कि क्या बोले कि तो इस प्रकार से अगर, तो इसको प्रकाशिकी को 3 वर्ग में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला वर्ग क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी।
किरण प्रकाशिकी में क्या होता है, जिसमें हम समझते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में गया, टकराया, लौटा, इस तरह से जो चीज़ें होता है तो इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। एक तरंग प्रकाशिकी होता है ना। और तीसरा इसका जो पार्ट है क्वांटम प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, अध्ययन में सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं जैसे कि किरण प्रकाशिकी माने क्या, है ना। किरण प्रकाशिकी माने क्या, तो हम जानते हैं कि प्रकाश का चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय होगा, है ना। तो ये प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और 3 × 8⁻10 मीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करता है। प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में किरण दिशा या सरल रेखा में ये चीज़ें चलता है ना। अच्छा, चूँकि इसको ऐसे दर्शाते हैं किरण समुदाय, है ना। अब सवाल आता है कि ये जो गमन करता है तो इन चीज़ों में कहने का मतलब हो गया कि जैसे क्या हो सकता है, जैसे कि प्रकाश आया, इससे टकराया, लौट गया, तो एक तो ये घटना घटेगा। एक क्या हो जाएगा कि अगर आर पार हो जाएगा तो क्या होगा, तो अगर ये तल है यहाँ के बाद चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत झुक करके निकल के आगे चल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। और एक है तो जिसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन हो के आगे निकल जाता है उसको बोलते हैं अपवर्तन। जिसमें पूरा का पूरा लौट जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, अब बात को समझे। कह रहा है कि किसी पृष्ठ से टकरा करके, ये पृष्ठ से टकरा करके बाद लौटना, इसे बोलते हैं परावर्तन, है ना। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण इसी कारण से होता है। दूसरा बात, अब बात को देखिए, अब जैसे समझे कि लेंस में क्या होता है, एक माध्यम और दूसरा माध्यम, जैसे ये जल है, इधर क्या है, इधर जल है और इधर क्या है, इधर हवा है ना। तो जल से हवा में जब प्रकाश जाएगा तो मुड़ेगा तो नहीं, इधर से जा रहा है तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, या नहीं तो इधर घूम जाएगा, ऐसे ही होगा। अब सवाल आता है कि ये इधर थोड़ा सा घुमा, तो इस तरह की जो घटना घटा इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन। इसमें ये ध्यान इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रकाश किधर घूमेगा, कि माध्यम कैसा है। जैसे हवा से पानी में जा रहा है या पानी से हवा में जा रहा है, शीशा से हवा में जा रहा है या हवा से शीशा में जा रहा है। ये बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर अपवर्तन के नियम काम करता है। ठीक है, प्रकाश तंतु, अंतर्दर्शी, मृगमरीचा, हीरे का चमकना, ये सारे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब बात को डिटेल से हम आगे लेंगे, फिलहाल इतना बातें रखते हैं। अब इसके बाद हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में थोड़ा सा जाने, है ना। अब तरंग प्रकाशिकी माने क्या, तो समझे बात को। तरंग प्रकाशिकी देखिए क्या लिख, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन व प्रकीर्णन, बिखराव, ये सारे चीज तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पट्टिका का दृश्य भाग, जिसका प्रसार 4000 एंगस्ट्रम से 6600 एंगस्ट्रम के लगभग होता है। तो इससे इस सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि विवर्तन है, ध्रुवन है, प्रकीर्णन है, तो ये तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्वांटम प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन बंडलों में विद्यमान होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर एक द्वैतवाद का सिद्धांत है। कहने का मतलब हम जब है कि ये क्या है इसको समझे। देखिए जैसे कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, हमें पता है ना। तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। वो निर्वात में नहीं हो गमन कर सकता है, लेकिन प्रकाश तो सूर्य से हम तक आती है, तो वो तो निर्वात से होते हुए आती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट पता चलता है, प्रकाश ऊर्जा तो है, ऊर्जा के साथ साथ क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। तो इसी का डुअल नेचर है, इसी कारण से प्रकाश की क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति है। बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे वो प्रकाश का परावर्तन। किसका, परावर्तन। तो परावर्तन समतल दर्पण में भी होगा और गोलीय दर्पण में भी होगा, है ना। तो सबसे पहले बात करें तो समतल दर्पण का बात करें। समतल दर्पण में क्या हुआ, प्रकाश ये देखिए आया, टकरा करके ये लौटा, तो इस घटना को क्या बोले, तो प्रकाश के परावर्तन बोले। ठीक है,
अब यहाँ पर बात को आप समझे कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, ये क्या कहने का समतल दर्पण में ये अगर वस्तु दर्पण है और अगर इतना से ये 5 मीटर इधर वस्तु है तो इसमें भी कितना होगा, 5 मीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये बातें बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो फार्मूलाज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, F बराबर R/2 और 1/V प्लस 1/U बराबर, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ बीच में बराबर होगा, है ना, 1/F, ठीक है। तो ये दर्पण सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए खैर इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझे कि गोलीय दर्पण के दो अध्यापुता, कहने का मतलब गोलीय दर्पण के क्या है, तो दो पार्ट गोलीय दर्पण में से काट करके निकालते हैं, एक को बोलते हैं अवतल और एक को बोलते हैं उत्तल। अब कौन से अवतल होंगे और कौन से उत्तल होंगे, तो बात को समझे। अब देखिए, ये मेरे गोलीय दर्पण में अगर हम बाहर से कलई कर दे मतलब रजतीत कर दे, है ना, और अंदर का भाग जो परावर्तक भाग होगा तो उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण, है ना। और कहिएगा उत्तल किसको कहेंगे, तो ये अगर ऐसा है इसको क्या करिए, हम अंदर से कलई कर दिए और जो परावर्तित भाग है वो क्या है, तो मेरा वो क्या है, तो वो परावर्तक सतह है। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण बोलेंगे इस तरह का, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसमें प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ छोटा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में बात करें तो आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जैसे मोटरसाइकिल में जो बगल में शीशा रहता है, या फिर 4 चक्का वाहन में, ट्रक में, बस में जो गाड़ी के साइड में जो छोटा ऐनक लगा रहता है जिससे हम पीछे आ रही गाड़ी को देखते हैं, उसे बोलते हैं साइड मिरर, है ना। तो उस मिरर के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अब बात करें तो थोड़ी सी आगे चलते हैं हम, जैसे क्या बोले कि अपवर्तन। अब अपवर्तन में जैसे क्या होता है, तो अपवर्तन के बारे में हम देखें। अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना या डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ दिखता है ना। हम जब पानी में डाल दे, इतना पानी भर दीजिए, इसमें देखिएगा तो ये बिल्कुल सीधा नहीं दिखता, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसे टूटा हुआ सा लगता रहता है। तो ये टूटा हुआ किसके कारण लगता है, तो ये अपवर्तन के कारण लगता है। अपवर्तन में आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि साइन आई बराबर साइन आर, ये क्या है, तो इसे स्नेल का नियम बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, है ना। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का भी कितने नियम है, तो 2 नियम है। ये दोनों नियम में क्या है, कहना प्रकाश के परावर्तन का जो ये 2 नियम है, ये कहते हैं कि आपतित किरण, मतलब ये अगर दर्पण है तो ये जो किरण आया और ये गया और इस बीच में अगर अभिलंब डाले तो ये तीनों किस में होता है, तो एक ही तल में होता है। ये हुआ एक नियम। दूसरा नियम कहता है कि ये अगर कोण है, ऐसे करके हुआ तो यहाँ कोण बना और यहाँ कोण बना, तो ये कोण अगर आने वाला किरण है तो आपतन कोण, और ये जाने वाला किरण है तो ये क्या बना, परावर्तन कोण। ये दोनों कोण क्या होंगे, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हालांकि हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन समतल सतह और गोलीय सतह। अब कहने का मतलब गोलीय सतह का बारे में अभी हम लोग को नहीं जानना है, बस अब समझिए समतल सतह। समतल सतह कहने का मतलब कांच की पट्टी का अपवर्तन स्लाइड। देखिए इस तरह से अगर हो कुछ कांच का एक मोटा सा स्लाइब, तो अगर इधर से प्रकाश आया, फिर क्या हो गया, हवा से कांच में आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश, यहाँ से किरण आ रहा था, यहाँ थोड़ा मुड़ गया, तो थोड़ा सा मुड़ा तो एक परावर्तन, यहाँ से यहाँ फिर बाहर निकला तो फिर दूसरा परावर्तन। तो कहने का मतलब इस तरह से ये परावर्तन को, इसको बोलते हैं दोहरी परावर्तन, है ना। इसमें प्रकाश का वेग यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बदल रहा है। यहाँ पर समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा कि जब हवा से कांच में आ रहा है तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसका मेन पथ इसका ये था,
ये नहीं, एक सेकेंड, इसका मेन पथ इस तरह से था ना, लेकिन क्या हो गया, ये इधर आ गया। तो अगर हल्के माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और यहीं पर इसका उल्टा देखिए कि जब कांच से इधर आता तो इसका देखिए ये पथ था, लेकिन क्या हो गया, इधर मुड़ गया। तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो ये बातें आपको याद रखना होगा कि अगर हल्के माध्यम से भारी माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर आता है, भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। अच्छा एक बात बताए, हल्के माध्यम का मतलब क्या है? देखिए वो जो माध्यम की कण का बात हो रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए शीशा का कण क्या होता है, मोटा कण होता है ना वो, जबकि हवा क्या होता है, हवा उससे पतला होता है। तो उस तरह से माध्यम डिफाइन करते हैं। अगर किसी के जैसे प्रकाश का वेग बात करें तो हवा में जितना प्रकाश का वेग है शीशा में उतना नहीं होगा। तो वही प्रकाश के वेग में कमी होता है जिसके कारण वह किरण मुड़ता है, या फिर ये भी कह सकते हैं उसके किरण मुड़ता है इसी कारण प्रकाश का वेग कमता है। दोनों बातें बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो देखिए समझिए प्रिज्म क्या, अपवर्तन वाली सतह के बीच का झुकाव 0 तथा 180 के अतिरिक्त हो तो इसे क्या कहेंगे, तो इस तरह से चीज़ें क्या कहेंगे, तो इसे प्रिज्म। आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है फोटो में, दरअसल ये वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रिज्म में ये आपको एक साइड दिख रहा है, इसमें कुछ इस प्रकार से चीज़ें होता है। कैसे होता है, ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है ना, और ये कुछ ऐसा आपको इस प्रकार से ये ऐसे करके होता है। ये मतलब ये इसमें कुल कितने सतह होते हैं, तो इसमें सतह का अगर बात करें तो तीनों साइड से या 2 गो आगे पीछे, तो 5 गो सतह होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये तो सिर्फ आगे से आपका ओवरव्यू दिखाया जा रहा है कि ये ऐसा दिख रहा है। अगर इधर से आप देखें तो देखिए ना ऐसे ही दिख रहा है ना, त्रिभुज की तरह, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है ना। तो इससे जब प्रकाश आर पार होता है तो सूर्य के प्रकाश इधर निकलने के बाद 7 रंगों में बट जाता है। इस 7 रंगों में बटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब प्रकाश एक रंग अपने 7 रंग में बिखर जाना, इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं, शुद्ध वर्ण पट्टिका, अशुद्ध वर्ण पट्टिका, सब चीज़ें के बारे में, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब तो देख लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब एक बात समझने वाली बात यहाँ पर है कि गोलीय सतह से अपवर्तन, समझे, गोलीय सतह वाला बात। हालांकि देखिए अपवर्तन सतह से गिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा जिसमें कम से कम एक ओर वक्रित हो, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला, जबकि देखिए दर्पण वाला में क्या था, ये बीच में प्लस था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस है। तो ये बातें आपको याद रखना होगा, बस इतनी सी अंतर है ना। आवर्धन क्या होता है, तो इस प्रकार से आवर्धन होता है, 1/f होता है आवर्धन, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखना है। अब एक बात बताइए, ये लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो लेंस की क्षमता को मात्रक क्या होता है, हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है और ये 1/f के इक्वल टू होता है। अलग अलग लेंस की क्षमता अलग अलग होते हैं। अब एक बात जो है यहाँ पर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा एवं काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अच्छा इस तरह का जो लेंस होता है, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसमें काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अच्छा अब कुछ उपकरण का बात कर ले कि प्रकाशीय उपकरण कौन कौन से, जैसे कि प्राकृतिक कैमरा, है ना। तो अगर बात करें हम तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि प्राकृतिक कैमरा, है ना, मानव नेत्र को प्राकृतिक कैमरा बोल सकते हैं, कैमरा से तुलना। तो निकट बिंदु क्या होते हैं हमारी आँख की, तो निकट बिंदु क्या होता है, 25 cm होता है, इसे आप याद रख सकते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, तो स्पष्ट दृष्टि की कोई अधिकतम दूरी नहीं है, ये अनंत बोलेंगे इसको हम, है ना। ये अच्छा
अब बात करें तो त्रुटि या दृष्टि दोष भी हमारे आंख में निकल जाता है कि निकट की वस्तु दिखता नहीं है, कभी दूर की वस्तु दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो जाता है। तो दूर दृष्टि हो जाता है किसी को निकट दृष्टि हो जाता है किसी को, जरा दूरदर्शिता होता है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसको दूर दृष्टि होता है उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस उपयोग होता है, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अच्छा, दूर दृष्टि में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है ना। वही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखता है लेकिन दूर की वस्तु दिखता है। कुछ ऐसे बात होता है इस दोष में। और इसमें निकट दृष्टि दूर दृष्टि के अलावा दो और है, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता, है ना। ये दोष भी होते हैं, तो इसके बारे में कोई विशेष नहीं। इसमें आप बस इतना याद रखें कि द्विफोकल लेंस से इसकी दूर किया जाता है, इसको बेलनाकार लेंस से इसे दूर किया जाता है। ठीक है, अब इधर बात करें तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब कृत्रिम बात करें अगर, तो आवर्धन, विभेदन एवं प्रकाश के एकत्रण क्षमता को विकसित करने हेतु कृत्रिम उपकरण भी है प्रकाशीय। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसमें, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी, आवर्धित क्षमता, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दो लेंस का दूरी पर इसका ये होता है। फिर दूरदर्शी होता है दूर की वस्तुओं के लिए, है ना। इन सारे वस्तुओं का अब बात को थोड़ा सा समझे। जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी माने क्या? छोटी वस्तु को देखना। दूरदर्शी माने दूर की वस्तु को देखना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माने छोटी छोटी वस्तु को। अब यहाँ पर देखिए, जैसे दूरदर्शी में कितने, तो दूरदर्शी में 3 मुख्य हैं, जैसे कि खगोलीय, पार्थिव और गैलीलियो। इस प्रकार से इन्होंने अपना अपना योगदान इस फील्ड में दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बात को थोड़ी सी, अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे कैसे, तो अभी तक बात हम कर रहे थे कंसेप्ट मैप के थ्रू। अभी हम चीज़ों को एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो बात को अब समझें। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब। देखिए, जो लंब होता है ना, और इसको इसमें क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, है ना। तो ये बातें याद रखेंगे। तो ये क्या होता है? सब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर MN दर्पण है, और ये जो है कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। वो जो कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है, जिस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये टकरा करके वापस जा रही है। ये बीच में अभिलंब है। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब कह रहा है कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहते हैं? तो इस कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो परावर्तित किरण और बीच में कोण है, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? तो बराबर होता है। इस सब बात को आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर संतृप्त या असंतृप्त होती है, कहने का मतलब समझे बात को, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, है ना। तो मिलती है तो वास्तविक रूप से हुआ, नहीं मिला प्रतीत हो रहा है, मतलब कि आभासी रूप से, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या हुआ? तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? कटान आभासी कटान से बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण अगर इधर टकरा के चल गया तो वो तो कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब उसको जब आभासी रूप से हम पीछे खींचते हैं तब जाके मिलता है, तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा क्या होता है? वास्तविक तो उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। यह परावर्तन सतह के सामने बनता है, यह परावर्तक सतह का कहाँ बनता है? पीछे बनता है, ठीक है। तो इस सब बातों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात होता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब क्या होता है? तो वो दर्पण के सामने बनता है, सीधा बनता है, समान आकार का बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है,
आभासी बनता है ना। इस सब चीज़ों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोलीय दर्पण। क्या? तो गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या बोलता है? तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, देखिए बात को समझे। अगर इस प्रकार से बाहर से रंग दिए तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे उत्तल बोलते हैं। इस प्रकार से अगर गोलीय दर्पण के ही अंदर से रंग दिए तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कुछ कुछ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए, ये जो गोला है, इस गोला में कोई ना कोई केंद्र होगा, तो ये केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, और ये सी को क्या बोलते हैं? तो इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो दर्पण है ए पी बी, इस ए पी बी में जो बीच का बिंदु पी है इसे ध्रुव बोलते हैं। इसी तरह से इसमें भी है। हाँ, अच्छा, ये जो यहाँ से लाइन है एक ऐसा सीधा आपको दिख रहा है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल सीधा से सेंटर से सी और पी से जाता है, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वक्रता केंद्र आपको समझा दिए। जो गोला का जो केंद्र है सी, उसे क्या बोलते हैं? तो वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? इस सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यही सब बातें यहाँ पर है। ठीक है, और दर्पण का द्वारक हम किसको कहते हैं? तो एक बात ये भी है कि दर्पण के परावर्तक सतह ए पी बी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए, मतलब यहाँ ए से लेकर बी तक ये कितना दर्पण का, ए से पी तक का जो है ना, इसे द्वारक कहते हैं ना, परावर्तक सतह। ठीक है, अब आगे की बात को समझे। जैसे दर्पण का फोकस का बात करें, है ना, तो दर्पण का जो मुख्य फोकस है, तो इस फोकस को कहने का मतलब क्या है? जैसे ये अवतल दर्पण है तो इस पर बहुत सारे समांतर किरण आपतित हो रहा है, तो बहुत सारे किरण जब आपतित होंगे तो ये टकरा करके क्या होता है? एक बिंदु पे आके यहाँ पर मिलते हैं। तो जिस बिंदु पे या टकरा के मिलते हैं वो क्या होता है? तो वो सी और पी के क्या होता है? मध्य में होता है। ये इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इस P से लेकर F तक की जो दूरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो फोकस दूरी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? देखिए, इसमें तो वास्तव रूप से मिलते हैं, लेकिन इसमें मिलता नहीं है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो इसको आभासी रूप से जब यहाँ पर लाते हैं, पीछे करते हैं, तो यहाँ मिल जाता है, तो इसे बोलते क्या? तो यही हुआ आभासी और ये हो गया वास्तविक। ठीक है, दोनों में एक ही बात है, दोनों फोकस ही है, बस इसमें क्या है? तो थोड़ी सी कंसेप्ट है कि आभासी और वास्तविक का। चलिए अब बात करते हैं, फोकस दूरी समझ चुके हैं। अब कुछ कुछ बातें हैं कि F बराबर R/2 होता है, कि जैसे बोले हम कि ये जो है फोकस दूरी क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है ना। अब एक बात समझे कि ये जो होता है ना कि दर्पण पे कैसे कैसे चीज़ें काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दर्पण पे कोई किरण समांतर आ रहा है तो ये F से होके गुजरता है, और अगर कोई F से आएगा तो समांतर हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट है कि अगर कोई किरण दर्पण पे समांतर मुख्य अक्ष के आ रहा है तो वो F से होके गुजरेगा। ये नियम है। आपको गोलीय दर्पण में जब आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि कहाँ रखेंगे तो कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ये देख लेते हैं। अगर वस्तु को जैसे कि हम बोले तो एक बात समझे कि यदि वस्तु को P और F, इस P और F के बीच में रखे, कहने का मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना था? बड़ा बना। ठीक है, और कैसा बना? तो सीधा बना। और क्या बना? तो दर्पण के पीछे बना, है ना। तो ये सारे बात सब याद रखना पड़ेगा आपको कि ये कैसा क्या हो रहा है ना। अब चलिए बात करते स्थिति 2 के बारे में। स्थिति 2 क्या कहता है? स्थिति 2 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको F पर रखे तब क्या होगा? तो अगर F पर रखते हैं तो क्या हो रहा है? तो ये देख रहे हैं लगभग समांतर ही हो रहा है। तो समांतर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये अनंत पर जाके कहीं पर इधर जाके मिलेगा, है ना। अब एक बात समझें
कि अनंत पर जाके मिलेगा, ये दर्पण के सामने मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा, और तो अनंत पे अगर मिलेगा तो इसका मतलब है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बहुत आवर्धित बनेगा। और इधर बनेगा तो इसका मतलब ये नीचे बनेगा, तो इसका मतलब उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। और इधर बनेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक और केस है, तीसरा केस, चलिए इसको देखते हैं, तीसरा केस। इसके बाद औरों देखना होगा तो देखेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। ध्यान से थोड़ा सा आप बात को समझे। अब देखिए, जैसे कि प्रतिबिंब को अगर हम एक तो सी पर भी रखेंगे तो देख लेंगे, इसको पहले देख लेते हैं कि अगर सबसे अंत में अगर रख दें कि अनंत यहाँ पर वस्तु रखते तब कहाँ पर बन रहा है। तो ये देखिए ऐसा करके कहाँ हो रहा है, तो ये वस्तु कुछ यहाँ पर बन रहा है आपका, है ना, तो ये सी और एफ के इस बीच में बन रहा है। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि ये इस से वस्तु से क्या बन रहा है, तो बहुत छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और क्या बन रहा है, तो वस्तु कैसा है, तो वस्तु अगर ऐसा है, अच्छा एक चीज, अगर एफ पे रखे तब तो ये बात समझ गए हम। अगर प्रतिबिंब को एफ और सी के बीच रख रहे हैं यहाँ पर, तब क्या होगा, तो तब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं सी से बहुत दूर जाके यहाँ पर एक जगह बन रहा है ना, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि वस्तु से क्या बना, तो थोड़ा सा बड़ा बना। कैसा बना, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना। कहाँ बना, तो दर्पण के आगे बना, है ना। तो ये सारे बात, इसको हम क्या बोलेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब इसके बाद थोड़ी सी और एक दो स्थिति को देखेंगे, चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और सब चीज़ समझेंगे। ध्यान से आप लोग देखें, अगर वस्तु को अगर हम सी पर देख लें, पहली बार देखें यहाँ रखे, फिर एफ पे रखे, फिर बीच में रखे। अब देखिए यहाँ पर अगर रख दें, सी पर ही रख दे वस्तु को, तब क्या होगा, तो सी पर अगर रखते हैं तो देख रहे हैं सी ए पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो उल्टा दिशा में बन रहा है। तो अगर किसी वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसके समान आकार का और उतना ही बड़ा क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और कहाँ बनता है, तो उसी सी ए पे बनता है और ठीक उल्टा बनता है। ये सारे बातें सब याद रखना होगा। दर्पण से आगे बनता है, सी पर बनता है, समान साइज का बनता है, उल्टा बनता है। अगला केस, पांचवा केस, समझे बात को। अच्छा, अब यहाँ पर बात को समझे कि अगर सी से परे, मतलब अगर यहाँ रख दे वस्तु को, तब क्या होगा, तो तब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वस्तु सी और एफ के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। तो इस वस्तु का क्या बन रहा है, इससे थोड़ी सी छोटा है, तो छोटा बना, सी और एफ के बीच में बना, दर्पण से आगे बना, उल्टा बना। ये सारे बात सब कुछ जगह पे रखने से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखें। और याद रखें क्या, समझ लीजिएगा तो याद तो ऐसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर वस्तु कोई अनंत पे रखा हो, अनंत से प्रकाश किरण आ जाए, तो कहाँ पर बनेगा, तो वो एफ पे बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, तो बिल्कुल बिंदु जैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, है ना। अनंत से आ रही प्रकाश किरण, अनंत पे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ पे बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, तो बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखें, है ना। तो ये 6 केस हम लोग ने अभी देखे, और इसमें उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सारणीबद्ध भी यहाँ पर किया गया है कि कैसा कहाँ पर रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का कैसा उपयोग है ना। तो बात को समझे, जैसे अवतल दर्पण का क्या उपयोग था, हजामती कार में, सोलर कुकर में, रोगियों के इलाज में, गाड़ियों के अग्रदीप माने आगे वाला में, टॉर्च में, टेबल लैंप में, इन सब जगहों पे आगे। ये रोगियों का इलाज में इसका कौन सा उपयोग, देखिए जो डॉक्टर कान या नाक के इलाज करते हैं उसको अंदर में अंधेरा रहता है, उसको देखने के लिए वो माथा पे दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण लगाते हैं। और प्रकाश के बॉल से जो रोशनी आती रहती है वो इस दर्पण में टकरा करके उसके नाक में डालता है प्रकाश, तब जाके वो आसानी से देखता है। कहिएगा हाथ से पकड़ करके टॉर्च भी तो डाल सकता है, तो हाथ से पकड़ करके टॉर्च दिखाता रहेगा, तो फिर उसमें अगर हाथ से कुछ करना होगा तो कैसे करेगा। तो इसीलिए ये इस दर्पण का उपयोग करके माथा पे लगा लेता है और वो काम आसानी से हो जाता है। अब उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं वस्तु से
बहुत छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या, तो मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में होता है। और क्या होता है, तो स्ट्रीट लाइट में, है ना, हमारे सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है रोड पर, उस लाइट के रूप में होता है। ठीक है, चलिए ये बातें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। दर्पण के सम्मुख आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक होती है एवं आपतित किरण के विपरीत की दिशा ऋणात्मक होते हैं। ये बात याद रखें, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ये दर्पण सूत्र है, इसे याद रखें। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये भी याद रखने वाली बातें हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। यही सब बातें हैं कि क्या कैसे चिन्ह परिपाटी, कहाँ पर कौन सा सूत्र का यूज होगा नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब बात आता है कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अगर ये भी बोला जाए कि स्पर्श करना होगा, तब तो हम समझ जाएंगे कि जो दर्पण समतल है उसे समतल दर्पण, जो धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण, जो उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण। लेकिन अगर बात किया जाए कि छूना ही नहीं है, तब कैसे करेंगे। तब हम उसके प्रतिबिंब से उसकी पहचान कर सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा वस्तु के आकार का होगा तो समतल, प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा होगा तो क्या होगा, अवतल, प्रतिबिंब सीधा और छोटा होगा तो क्या होगा, उत्तल। ये बातें याद रखेंगे, ये कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो किरण की दिशा परावर्तित थोड़ी सी आगे मुड़ती हुई बढ़ जाती है ना, परिवर्तित होती है ना, थोड़ी सी दिशा में परिवर्तन आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक ना। इसके कितने नियम हैं, तो इसके 2 नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन सा, जो थोड़ा मुड़ा हुआ किरण है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, तो 1 नियतांक होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। पार्श्विक विस्थापन, दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच जो लंबविक दूरी होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डायग्राम के थ्रू हम अगर समझा दें आपको तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। देखते हैं कोशिश करके, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जैसे एक स्लाइड है और ये स्लाइड में यहाँ से ये किरण आपतित हुआ, तो आपतित हुआ तो ये तो थोड़ा इधर से मुड़ेगा ना, ये थोड़ा इधर से मुड़ जाएगा। यहाँ पर फिर से ये किरण हुआ। अब एक बात समझिए, ये बाहर जब आएगा तो क्या होगा, तो ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, अपने मूल पथ से थोड़ा सा इधर हो जाएगा। तो क्या हो गया, इस किरण को अगर आप धीरे से अगर आगे बढ़ाए, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका मूल पथ था, लेकिन क्या हो गया, ये मुड़ गया। और ये भी इसका, इधर अगर बात करें तो इस बीच का जो ये दूरी है, 1 सेकेंड, ये दूरी जो है, ये दूरी, इस लंबिक दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस चीज़ को नहीं होता है तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करिए, तब चीज़ें क्लियर होगा। कि कहने का मतलब ये इधर से आया, यहाँ मुड़ा और इधर निकला, तो इस बीच में ये इस बीच में लंबिक दूरी होगा एक तरह से, है ना। तो ये लंबिक दूरी क्या कहलाएंगे, तो ये पार्श्विक विस्थापन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझे कि अपवर्तनांक निरपेक्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भी। कहिएगा कि यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए, अब यहाँ पर जैसे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई कह रहा है, तो ये जल में कह रहा है। और यहाँ जो ऊपर वाला फार्मूला जो बोला ये वाला, तो ये हर जगह के लिए हो गया, है ना। तो अच्छा,
लेंस दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम से को क्या कहते हैं, तो लेंस कहते हैं, जिसमें कम से कम एक अथवा दो भाग वक्रित होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस होते तो है वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, लेकिन उत्तल का भी ये 3 रूप और अवतल का भी ये 3 रूप है ना। तो उत्तल में उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, और अवतल में भी उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल, ऐसे 3 6 गो ये तीनों का रूप हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा। अब इसमें भी चीज़ें जैसे कि विभिन्न दूरियों पर रखते हैं, तो इसमें भी प्रकाश की तरह ही यहाँ पर रखते तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर 6 जगह पे रख के चीज़ें को यहाँ पर देखिए, बात को समझे। अब देखिए बात को समझे। स्थिति 1 कि अगर ये जो F है, इस F और O के बीच रखते हैं तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है ना। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा हुआ। ये कौन से दर्पण का भी बात कर रहे हैं, तो इस उत्तल लेंस का बात कर रहे हैं, दर्पण का नहीं, लेंस का। तो उत्तल लेंस में जब हम प्रतिबिंब को O को इसमें प्रकाशिक केंद्र बोलते थे, दर्पण में ध्रुव बोलते थे, है ना। तो O और F1 के बीच अगर रखते हैं तो क्या होता है, उससे बड़ा बनता है, सीधा बनता है ना। अच्छा, जब हम F पर रखते हैं तो क्या होता है, तो ये बिल्कुल अनंत की ओर देख रहे हैं जा रहा है, तो ये अनंत पर बनेगा, है ना। चलिए अब आगे थोड़ी सी बढ़े जाए, केस 2 और 3 4 केस। अब इसमें देखिए जैसे कि F और 2F के बीच अगर रखते हैं तो आप देख रहे हैं इधर भी 2F से परे बन रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको दिख रहा है, ऐसे करके ये सारे स्लाइड के थ्रू आपको बताते हैं। फिर देख रहे हैं 2F पे अगर रखते हैं तो यहाँ भी 2F पे बन रहा है। तो चीज़ें ऐसे यहाँ पर देखें, जैसे 2F के बाद भी अगर रखे तो इस तरह का ये क्या होता है, तो ये कुछ इस बीच में आ जाता है, मतलब क्या, F और 2F के बीच में आता है। और अगर अनंत पे हो तब क्या होता है, तो F पे जाके बन रहा है। तो इसको सारे फोटो किस जगह पे रखने से कैसा बन रहा है, ये इस में मेंशन कर दिया गया है। आप इसे याद क्या रखें, इसको समझ लीजिएगा तो चीज़ें आसानी से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस टेबल में सारा चीज़ दे दिया गया है। अब बात करें थोड़ी सी, ये क्या बात है, तो इसमें क्या लिखे, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति अवतल लेंस द्वारा बने जो प्रतिबिंब की स्थिति है, अवतल लेंस द्वारा वस्तु को सिर्फ छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। कहने का मतलब अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, तो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है, सिर्फ छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब ही बनता है ना। तो इसमें कई जगह पर रख के देखने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, चिन्ह परिपाटी, दर्पण की तरह लेंस में भी चिन्ह परिपाटी होता है। सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि मानव नेत्र से संबंधित बात है, तो मानव नेत्र से संबंधित बात को हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।